नमस्कार। हेलो डॉक्टर के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ में डॉक्टर संगीता शर्मा मौजूद हैं। बेहद खास विषय के साथ में आप डायरेक्टर हैं जयपुर फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर सैकार मार्ग जयपुर में जो स्थित है। आज बेहद खास विषय के साथ में आप हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, निसंतानता। देखिए, हर कपल का एक सपना होता है कि वो माँ बाप बनने का जो सुख है वो हासिल करें। पेरेंट्स बनने का सुख कौन नहीं हासिल करना चाहता, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस आपके साथ में होती हैं जो कहीं ना कहीं अवरोधक बन जाती हैं आपके इस जो एक तरीके की यात्रा होती है जीवन में उसमें। लेकिन कैसे आप उस बाधा को पार कर सकते हैं, कैसे मेडिकल साइंस उस पायदान तक पहुंच चुकी है कि आपको वो माँ बाप बनने का सुख दे सकती है। इसी विषय पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ में मैम मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे निसंतानता जो है उसको कैसे समझें आम भाषा में, तमाम जो लोग इस वक्त इस पूरे एपिसोड को देख रहे हैं, और कब एक कपल को ज़रूरत पड़ती है कि अब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आशुतोष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। और ये बहुत ही एक रेलेवेंट टॉपिक आपने आज चुना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये सभी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। बहुत सारी गलत धारणाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं जो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि निसंतानता की डेफिनेशन WHO ने बिल्कुल क्लियर दे रखी है कि अगर किसी भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी पति पत्नी साथ रह रहे हैं और 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसका मतलब कि इसको हम इनफर्टिलिटी के दायरे में ले सकते हैं। तो अगर 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली ये सोचने का टाइम आ गया है कि हमें किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। अब दूसरी तरफ ये है कि जो वाइफ है उसकी एज बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर 35 ईयर्स से ज़्यादा फीमेल पार्टनर या वाइफ की उम्र है तो ये 1 साल तक वेट नहीं करना है, फिर आपको 6 महीने में ही निसंतानता विशेषज्ञ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। दूसरी एक जानकारी और मैं यहाँ देना चाहूँगी कि 1 साल तक तो आप तब रुकें जब पीरियड्स नॉर्मल हैं और कोई इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री नहीं है जो कि इंडिकेट कर सकती है कि प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है, पति पत्नी में नॉर्मल संबंध बन रहा है, तब आप 1 साल तक वेट करेंगे। अगर पीरियड्स बहुत इर्रेगुलर हैं, आते ही नहीं हैं, या साथ रहने में दिक्कत आ रही है, या पहले कोई ऐसी सर्जरीज हुई हैं जहाँ पे ट्यूब निकाली गई है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, ओवरी की सिस्ट की सर्जरीज हुई हैं, या हस्बैंड को कोई पहले दिक्कत रही है, तो ऐसे केसेस में आप समय ख़राब ना करते हुए इमीडिएटली जाके डॉक्टर से मिलेंगे। मैम, आपने विषय के बारे में बड़े विस्तार से बताया। अब हम IVF को लेके आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे जो कपल्स होते हैं जिनके बारे में आपने बताया, तो क्या इनका जो ट्रीटमेंट है वो IVF ही एकमात्र माने, या क्या दूसरा भी कोई ऐसा कोई जो ट्रीटमेंट है वो संभव हो सकता है? बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो निसंतानता से गुजर रहे हैं, इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, लेकिन इस गलत फहमी में, इस मिथ में कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो सीधा हमें IVF कराना पड़ेगा, और कई बार वो आते ही नहीं हैं डॉक्टर्स से मिलने या निसंतानता विशेषज्ञों से मिलने। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सिर्फ IVF नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको आम जनता PCOD के नाम से जानती है। इस प्रॉब्लम के अंदर अगर सिर्फ हम कुछ गोलियां या दवाइयां देते हैं, एग बनाने की मेडिसिन देते हैं, तो नेचुरली घर बैठे भी प्रेगनेंसी आ सकती है। या अगर अंदर हल्के फुल्के चिपकाव हैं, ट्यूब्स में लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी अगर दिक्कत है तो उसको हम लैप्रोस्कोप डाल के, दूरबीन का ऑपरेशन जिसे कहा जाता है, अंदर थोड़े से चिपकाव हमने छुड़ाए और उसके बाद भी नेचुरल प्रेगनेंसीज आ सकती हैं। फिर एक ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है जिसको IUI कहा जाता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भदान। ये भी एक नॉन IVF ट्रीटमेंट है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जब हमें लगता है कि वाइफ की बॉडी में फॉलिकल या अंडा रेडी हो गया है, हस्बैंड का सीमन लेते हैं, मशीन्स में उसको थोड़ा सा घुमा के फास्ट करके स्पर्म्स को और यूट्रस में डाल देते हैं। ये भी एक बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है।
तो डेफिनेटली और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स में कारगर हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि कुछ पेशेंट्स में यही सब पहले आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे फिर आईवीएफ तक पहुँचेंगे। कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जहाँ आईवीएफ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा कि आपको सीधा आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर ट्यूब्स बहुत डैमेज्ड हैं, ब्लॉक्ड हैं, पहले किसी सर्जरी में निकाली जा चुकी हैं, या सीमन के अंदर काउंट स्पर्म्स का या मोटिलिटी बहुत कम है, या पेशेंट की एज अब बहुत हायर साइड पे हो रही है, या बाकी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस फेल हो चुके हैं, या बहुत चॉकलेट सिस्ट हैं जो आजकल सब जानते हैं, स्टेज 3 या 4 एंडोमेट्रियोसिस है। इन केसेस के अंदर या कुछ चुनिंदा ऐसे पेशेंट्स होंगे जहाँ पे डोनर एग या स्पर्म की भी ज़रूरत पड़ रही है या सरोगेसी की में भी ज़रूरत पड़ रही है, थर्ड पार्टी। तो ये कुछ पेशेंट्स हैं जहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही आईवीएफ होगा। तो ये भी एक समझने वाली बात है। मैम अब हम आईवीएफ को लेके बात करेंगे कि इसका जब ट्रीटमेंट आप लोग शुरू करते हैं तो कुछ सर्टेन इसके टेस्ट होते होंगे जो वो करने होते हैं, पेशेंट्स के करने होते होंगे, तो वो उनकी शुरुआत कैसे होती है? और इसी से एक और क्वेश्चन कनेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों में एक मिथ आप देखते होंगे, नंबर ऑफ लोग आते हैं आपके पास ओपीडी के अंदर और उनके अंदर बहुत सारे मिथ और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ में, तो उनको कैसे डील करते हैं? कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो सही होते हैं कि आपको आईवीएफ शुरू करने से पहले आप उनको डायरेक्शंस देते हैं? जी बिल्कुल। तो पहले हम मिथ्स की बात करते हैं जो आम तौर पे जब हमने देखा, हम पेशेंट्स को बताते हैं कि अब आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा, तो बहुत सारे सवाल आते हैं उनके मन में और कई बार वो हेजिटेट करते हैं। ऑल्दो आजकल अवेयरनेस भी बहुत बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, एक्सेप्टेंस बहुत आ गई है पेशेंट्स के अंदर, ये एक अच्छी बात है, बट फिर भी बहुत सारी गलतफहमियाँ होती हैं जो उन्होंने इधर उधर से, दोस्तों से या सोशल मीडिया से सुनी होती हैं। तो वो क्लैरिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आगे उनकी आईवीएफ की जर्नी एक स्मूथ जर्नी, बिना एंग्जाइटी की एक जर्नी रह सके। तो सबसे पहले तो ये है कि आजकल आप देखते हैं छोटे परिवार हैं, जॉइंट फैमिलीज़ कम हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो ऐसे में उनका सबसे पहले सवाल आता है कि क्या इसमें आईवीएफ कराने के बाद पूरे 9 महीने हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्या बहुत सारे पेनफुल इंजेक्शंस लगेंगे? तो ये मैं आपको बताना चाहूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पेशेंट उठ के शॉपिंग जा सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं, किसी तरह की कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंजेक्शंस का भी आजकल बहुत कम उपयोग होता है, उसकी जगह वेजाइनल कैप्सूल्स या सपोसिट्रीज दिए जाते हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल सी आजकल एक जर्नी हो गई है। उसके अलावा एक मिथ ये आता है कि क्या सब में ट्विन प्रेगनेंसीज़ होंगी या मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ होंगी, तो वो भी बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि लैब्स इतनी अच्छी हैं, कल्चर सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि आजकल ज़्यादातर एक या कभी कभी 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये बहुत सारे मिथ्स हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मिथ आता है कि आईवीएफ के अंदर हमेशा डोनर का ही एग या स्पर्म यूज़ किया जाएगा, तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट्स होते हैं जहाँ एक्चुअली डोनर स्पर्म या एग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे फिर प्रॉपर कंसेंट्स लेके, आजकल तो भारत में एक ART रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट है, एक लॉ है भारत में, जिसके तहत अगर आप डोनर साइकिल्स कर रहे हैं तो आपको डोनर ART बैंक के थ्रू लेना पड़ेगा, सारे लीगल एफिडेविट्स बनेंगे, कंसेंट्स होंगी, बहुत सारी कार्रवाई होगी और उसके बाद ही आप डोनर गैमेट्स को पूरी जानकारी देने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक मिथ है। 80% रादर 80 से 85% साइकिल्स के अंदर खुद के ही एग और स्पर्म यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक जनरल मिथ्स थे जिनकी आपने बात कही। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि आईवीएफ से पहले कौन से टेस्ट करने चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखिए, एक तो अब वो माँ बनने की तैयारी हो रही है, तो आईवीएफ के अलावा भी जो एक जनरल प्री कंसेप्शनल एवैल्यूएशन होता है कि क्या पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आगे उसकी आईवीएफ पे, आगे उसकी प्रेगनेंसी पे एक नेगेटिव इफेक्ट डाले या होने वाले बच्चे पे कोई बुरा असर डाले, हमें वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आता है हीमोग्लोबिन। जनरल टेस्ट्स की मैं बात बता रही हूँ, क्या उस महिला के अंदर एनीमिया तो नहीं है ना, खून की कमी तो नहीं है, क्या डायबिटीज़ तो नहीं है, क्या थायराइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो अभी तक डायग्नोज नहीं हो पाई है। आजकल मैंडेटरी हो गया लीगली HIV, इनके भी टेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के कराना अनिवार्य हो गया है। तो पहले हम इस तरह के कुछ टेस्ट करते हैं जो जनरल टेस्ट हैं, जिनका आईवीएफ से नहीं, ज़्यादा हम ये कहेंगे कि प्रेगनेंसी से पहले की वैल्यूएशन होना चाहिए। थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग होती है, रुबेला का टेस्ट होता है और अगर वो नेगेटिव है तो उसके वैक्सीन भी लगाए जाते हैं।
उसके अलावा अब हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट्स की बात करेंगे जो आईवीएफ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या सोनोग्राफी के ज़रिए हम देखेंगे कि क्या यूट्रस के अंदर कोई रसौली, कोई फाइब्रॉइड, कोई पॉलिप या कोई सेप्टम ऐसा तो नहीं है जिसको करेक्ट करके, मतलब सर्जिकल करेक्शन करके हम आईवीएफ के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, अगर हमें एनीमिया, थायराइड या डायबिटीज़ कुछ ऐसा नज़र आता है तो उनकी मेडिसिन स्टार्ट करके हम मे बी 2-3 महीना आईवीएफ की प्रक्रिया को डिले कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर एग्स का नंबर बहुत कम होगा या सीमन में कोई इन्फेक्शन आ रहा होगा, तो उन चीज़ों को हमें, सीमन में इन्फेक्शन है तो आप कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे, उसको करेक्ट करेंगे। एग्स का नंबर अगर बहुत कम है या मल्टीपल साइकिल्स पहले हो चुके हैं तो मे बी आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट स्टार्ट करेंगे या 2-3 महीना आप कुछ और मेडिसिन देंगे जिनसे मे बी हम एग या स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स को बेटर करेंगी और उस जर्नी को सेफर बनाएंगी। तो मैम, आपके साथ ये जो बेहद ज़रूरी चर्चा चल रही है उसको हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाज़िर होते हैं।